तो आज का जो हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो पार्ट 2 है उसमें रिकवरी ऑफ पोजीशन यानी कब्जे का वापस लिए जाने संबंधित विधि की व्याख्या की गई है, जो कि जैसे कि प्रॉपर्टी है इमूवेबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है। जहाँ पर प्रॉपर्टी इमूवेबल अचल है वहाँ पर सेक्शन 5 और 6 में से संबंधित प्रावधान है, और जहाँ पर प्रॉपर्टी मूवेबल है उससे प्रावधान जो रिलेटेड है सेक्शन 7 और 8 में है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकवरी ऑफ पोजीशन, और इसकी मार्जिनल हेडिंग है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब ये सेक्शन देखने से पहले थोड़ा ध्यान में ये रखना चाहिए कि सेक्शन 5 और 6 दोनों ही रिकवरी करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन की जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सेक्शन 5 में खासियत ये है कि पहले वाले लेक्चर में इसको देख चुका हूँ कि अ पर्सन एंटाइटल टू पोजीशन, यानी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो एंटाइटल है, किसी हक का धारक है, उसके द्वारा पोजीशन को प्राप्त करने संबंधित विधि दी गई है, जो कि हम सीपीसी में रेगुलर सूट फाइल करके लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिकवरी ऑफ पोजीशन सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब सीधे तरीके से देखते हैं इसको कि इस सेक्शन में जो खासियत है, तो इसकी पहले हेडिंग देखते हैं और इसके साथ क्लासेस देखते हैं। बिल्कुल सिंपली है कि रिकवरी हो रही जैसे इफ एनी पर्सन डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को अगर उसकी अचल संपत्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना, विदाउट हिज कंसेंट, लेकिन साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना और विधि की विहित प्रक्रिया के बिना अगर आप बेदखल कर देते हैं तो क्या होगा। तो निश्चित रूप से कानून का लक्ष्य ये है कि सामाजिक नीति को बनाए रखने के लिए कानून हाथ में न लेने दिया जाए। इसलिए यह प्रक्रिया कहती है कि वह व्यक्ति जिसको आपने डिस्पोजेस किया ही, अब यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर 2018 में 2018 में एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट किया गया है जिसमें कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर जोड़े गए हैं जहाँ पर देखिएगा कि पहले क्या याद रखना है, किसी व्यक्ति को उसके कंसेंट के बिना, विधि के समय प्रक्रिया के बिना डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वह जिसे डिस्पोजेस किया गया है, और एनी पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजीशन, ये शब्द जोड़े गए। पहले केवल इतना ही था हु, ही और एनी पर्सन, तो यहां वर्ड ये था थ्रू हिम, यानी क्लेमिंग थ्रू हिम, यानी ऐसा व्यक्ति जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का हो वह व्यक्ति सूट फाइल कर सकता है, यानी वह व्यक्ति और उसके अधिकारों के अंतर्गत दावा करने वाला व्यक्ति। लेकिन इससे थोड़ी सी अस्पष्टता थी कानून क्षेत्र में, इसलिए ड्राफ्टिंग की दृष्टि से इसे और स्पष्ट करते हुए जो अमेंड किया गया, तो यहाँ पर बीच में एक शब्द और आ गया ही और एनी पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजीशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके माध्यम से वो कब्जा प्राप्त किया गया है। तो सिंपल बात है, जैसे आपने डिस्पोजेस किया है वो तो बात लाएगा ही लाए, लेकिन और दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेचर का जो पहले से था, यहाँ पर ये जोड़ा। इसके एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं ट्रस्ट की टेनेंसी में रहता हूँ, ट्रस्ट लैंडलॉर्ड है, मैं टेनेंट, तो टेनेंसी कंटिन्यू चली आ रही है। कुछ समय पश्चात मैं अपना घर टेनेंसी का जो उसमें रखता हूँ और कहीं बाहर चला जाता हूँ, तो एक कोई सी या एक्स पर्सन मेरे उस हाउस पर कब्जा पोजीशन कर लेता है, और उस वक्त ना तो मैं डिस्पोजल होने के बाद भी केस फाइल कर पा रहा हूँ या मेरे रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसी कंडीशन में जिसके माध्यम से वो कब्जा बना हुआ है, थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजीशन, यानी ट्रस्ट चाहे तो वो भी केस इस बेदखली के खिलाफ कर सकता है। तो वेरी क्लियर प्रोविजन कि इफ एनी पर्सन डिस्पोजेस विदाउट हिज कंसेंट ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ,
तो वह व्यक्ति या उसकी ओर से, जिसकी ओर से कब्जा बना हुआ है वह व्यक्ति, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का व्यक्ति क्या कर सकता है, बाई सूट वाद दाखिल कर सकता है और उस पोजीशन को रिकवर कर सकता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सूट। कहते हैं इस बात के होते हुए भी कि कोई टाइटल है और इस मामले में डिफेंस के लिए लाया जा सकता था, कारण इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं टेनेंसी में रहता हूँ, मेरा लैंडलॉर्ड, मैंने 11 महीने के लिए एक किराएदारी मकान लिया हुआ है, 5th मंथ या 6 मंथ बीते और उसने मुझे, लैंडलॉर्ड ने डिस्पोजेस किया मेरी कंसेंट के बिना ड्यू कोर्स के। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है जब मुझे उसने डिस्पोजेस किया तो उसके पास तो टाइटल है। तो इस बात के होते हुए भी कि नॉट स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल, अगर कोई टाइटल है तो उसे इसमें सेटअप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानून आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इसको गौर करिए, यहाँ पर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्पोजिशन जो है चूंकि स्पेसिफिक रिलीफ है तो सबसे पहले रिलीफ यही मिलेगी कि गेट फर्स्ट पोजीशन, उसको पोजीशन पर ले आइए जिसको डिस्पोजेस किया, फिर आप रेगुलर सूट फाइल कीजिए और कोई आपको रोक नहीं है, आप अपना टाइटल प्रूव कीजिए। क्योंकि इक्विटी का प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वन हू से इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो यहाँ पर सिंपल प्रिंसिपल है कि नॉट स्टैंडिंग, अगर आपके पास कोई टाइटल है तो आप उसको ये नहीं कह सकते मैं टाइटल हूँ, मैं हकदार हूँ, मैंने इसलिए बेदखल किया है। अगर किया है तो ड्यू कोर्स आप पास कीजिए, इजेक्टमेंट सूट फाइल कीजिए। तो पहला चीज समझ लेना चाहिए कि किसी बात के होते हुए भी, टाइटल के होते हुए भी आप केस फाइल नहीं कर सकते। फिर अब यहाँ पर ये 2 क्लासेस, सब क्लासेस से थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। कहते हैं इस सेक्शन में कोई सूट नहीं लाया जा सकेगा, जबकि ये सारी बातें पूरी हो रही हो, डिस्पोजेस भी उसने कर दिया है, विदाउट कंसेंट किया है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ भी नहीं है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वर्ड यूज किया गया है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। जिस समय से मुझे डिस्पोजेस किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी से, उस समय से अगर 6 मंथ बीत जाते हैं, उसके बाद अगर मैं केस फाइल करने जाऊं तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगी और मुझे डिबार कर दिया जाएगा। क्योंकि इक्विटी का प्रिंसिपल है डिले डिफीट इक्विटी, विलंब साम्य को पराजित कर देता है। था विलंब जो वर्ड यहाँ पर अगर 6 मंथ एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए डिस्पोजेशन डेट से, तो आप भले ही सारी चीजें पूरी हो रही हो, आप केस नहीं ला सकेंगे। दूसरा, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये पब्लिक पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए रखा गया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन तब भी आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि न्यायालय इस बात पर ध्यान देते हैं कि गवर्नमेंट ने भी ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। तो 6 मंथ के बाद कोई केस नहीं लाया जा सकता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरुद्ध कोई केस नहीं लाया जा सकता है। अब सिंपल बात जब ये हो गई तो एक और करने वाली बात है, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है नो अपील शैल लाई, यानी जो इस धारा के अंतर्गत जो ऑर्डर होगा, जो डिक्री दी जाएगी, उससे अपील नहीं हो सकती, और ना ही नॉट रिव्यू, यानी किसी भी तरीके से पुनर्विलोकन भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों? तो सिंपल उत्तर ये हो सकता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये प्रोसीजर लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। यानी ये किसी अधिकार और दायित्वों का निर्धारण नहीं करता है, डिटर्मिनेशन नहीं करता है, ना ही राइट ऑफ ड्यूटी का, केवल प्रोसीजर लॉ है। इसलिए यहां पर अपील को रोका गया और साथ में रिव्यू को, लेकिन साथ में एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं कि जब आप सीपीसी देखते हैं तो उसमें देखिए सेक्शन 115 में रिवीजन दिया हुआ है, तो आप उसका रिवीजन करा सकते हैं। यानी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछे भी जाते हैं कि इस ऑर्डर से क्या हो सकता है, कहा तो नो अपील नॉट रिव्यू, बट क्या चीज दे सकते हैं आप, रिवीजन करा सकते हैं, पुनरीक्षण हो सकता है। तो सिंपल यहाँ तक हुआ, और इसके बारे में तो हम शुरू में बता चुके थे कि ये इसका सीधा कंसिक्वेंसेस है। जब आपको कह दिया कि नो सूट अंदर शैल ब्रॉट सॉरी ये नॉट विथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल, तो जब टाइटल की बात की, आपके पास टाइटल था
तो आपको वहाँ तो रोक दिया चूँकि आपने प्रोसेस नहीं फॉलो किया, लेकिन उसके बाद भी कहा जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, स्पेसिफिक रिलीफ दे दी गई है, तो आपके पास टाइटल था, तो आप रेगुलर सूट फाइल कर लीजिए और अपने टाइटल को इस्टेब्लिश कीजिए। तो इस सिंपल जो सेक्शन है ये तो बिल्कुल सिंपल रीडिंग के साथ में, इसके साथ में कुछ केस क्लास वगैरह हैं जो जगह जगह पर दिए जाने चाहिए, जो मैंने ई कंटेंट में दिए हुए हैं। यहाँ पर केवल सिंपल है, इसको याद किया जा सकता है प्रोविजन, और प्रोविजन के साथ में इसको इलस्ट्रेट किया जा सकता है। और आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित हमारे प्रावधान मैं बताऊंगा। ओके, धन्यवाद।